हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी पीसीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपी ट्रिपल एससी 1 दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट्स को कवर कर रहे हैं। तो उसी संबंध में हम ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस की जो बुक है जिसमें 12 प्रैक्टिस सेट है उसको कवर कर रहे हैं। आज ये इसका अंतिम वीडियो होगा। इसके 11 वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूँ, तो आप हमारी 1 दरोगा स्टडी मटेरियल के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको वहां पर यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो 8 प्रैक्टिस सेट वाली बुक है वो भी हम ऑलरेडी पूरी करा चुके हैं। तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज उसको देख लीजिएगा। इसके अलावा आपको वहां पर जो 1 दरोगा के टॉपिक वाइज वीडियो है वो भी मिल जाएंगे। जो टोटल 26 अभी टॉपिक उसमें दिए हैं सिलेबस में, उसमें से कुछ के वीडियो में बना चुका हूं, तो आप प्लीज उनको वहां पर जाकर देख सकते हैं। उसके सारे फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए फ्री पीडीएफ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, जौली हवाई अड्डे के विस्तार के कारण एक हाथी रिजर्व समाचार में था। उस हाथी रिजर्व का नाम क्या है? देखिए, जौली ग्रांट जो हवाई अड्डा है वो आपके देहरादून में है, ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है। तो वहां पर कौन सा आपका एलिफेंट रिजर्व है? शिवालिक एलिफेंट रिजर्व। उत्तराखंड में एकमात्र यही एलिफेंट रिजर्व है। सोनितपुर जो है, बट बेसिकली सोनितपुर मॉडल ये असम में बहुत फेमस है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 1992। और देखिए, जो हमारे यहाँ से राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम चलता है 2002 से, ठीक है, या नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, उसको यही सबसे ज्यादा उसमें जो रोल प्ले करता है वो यही करता है, ठीक है। तो 1992 में इसकी स्थापना हुई थी और राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम 2002 में आया है। हरित भारत मिशन के अधीन कितने हेक्टेयर निम्नीकृत वन भूमि को वन रोपण के अंतर्गत लाया जाना है? तो आपका जो ग्रीन इंडिया मिशन है, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, ग्रीन इंडिया मिशन, ठीक है, ग्रीन इंडिया मिशन बेसिकली ये जो आपकी नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज है या आपकी जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना है, जिसमें 8 मिशन है। उन 8 मिशन में से ये एक है। ये मैंने पहले पीडीएफ दिए हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। ग्रीन इंडिया मिशन मैंने उसमें कवर किया हुआ है कि इसमें आखिर कितने हेक्टेयर वगैरह का पूरा कवरेज है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, देखिए मेरे हिसाब से तो इसमें से कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, क्योंकि देखिए जितना मैंने इसको पढ़ा है 2014 में ये मिशन लॉन्च किया गया था, ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत। और उसमें देखिए 5 मिलियन हेक्टेयर आपको 5+5 का इसमें टारगेट दिया गया था, ठीक है। 5 में आपको अफॉरेस्टेशन करना था यानी बढ़ाना था, और 5 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड जो लैंड था उसमें आपको कवर करना था। तो सबसे क्लोज आंसर देखें तो वैसे तो यही होगा 6 मिलियन हेक्टेयर। तो आप इसको ही मान के चलिए, ऑप्शन बी, ठीक है। 5+5 का टारगेट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। 5 में आपको क्वालिटी इंप्रूव करनी है फॉरेस्ट की और ग्रासलैंड्स की। इसके अलावा 5 में आपको 5 मिलियन हेक्टेयर में आपको अफॉरेस्टेशन करना है एडिशनल। तो टोटल लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर का इसमें टारगेट था। चौथा, भारत का पहला हाथी रिजर्व या अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया गया था? तो भारत का जो पहला एलिफेंट रिजर्व था वो था सिंहभूम, ठीक है, जो कि झारखंड में स्थित है, ऑप्शन डी। हाल ही में हीट एक्शन प्लान खबरों में रहा है, इसे निम्नलिखित में से किस निकाय या मंत्रालय द्वारा तैयार किया जा रहा है? तो इसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए, इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे जब हम फॉरेस्ट डिजास्टर के बारे में पढ़ेंगे। और भारत मौसम विज्ञान विभाग, इन दोनों के द्वारा ये हीट एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। आपको पता है भारत में हीट वेव वगैरह काफी चल रही है, टेम्परेचर काफी ज्यादा पहुंच जाता है, तो उसी के संबंध में उससे बचने के लिए ये एक मिशन, एक तरह से प्लान है। ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वही ग्रीन इंडिया मिशन तो 2014 में लॉन्च किया गया था। यह मिशन सेव एनर्जी सेव लाइफ के तहत शुरू किया गया। इसका उद्देश्य वन आधारित आय में वृद्धि करना है। मिशन एक संसदीय समिति की रिपोर्ट में पाया गया कि योजना ओवरफंड हो गई थी। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो देखिए, इसमें जो सबसे अच्छा इसका उत्तर है, इसमें बेसिकली फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड जो होती है आपकी, या वन आधारित जो आपकी आजीविका होती है, उसमें वृद्धि करने का इसका एक टारगेट है। तो इसमें बी ऑप्शन सबसे अच्छा होगा। कार्बन क्रेडिट का सिद्धांत किस प्रोटोकॉल से उत्पन्न हुआ था? तो कार्बन क्रेडिट का जो सिद्धांत है वो क्योटो प्रोटोकॉल सन 1997 से एक तरह से एमर्ज हुआ था, ऑप्शन सी। ये जापान की एक शहर है क्योटो, वहां पर ये आयोजित किया गया था। पारिस्थितिकी में प्रति इकाई क्षेत्र में बायोमास को वन पारिस्थितिकी तंत्र की आयु से विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। तो बेसिकली क्या निकाला जाता है इसमें जो बायोमास की प्रोडक्टिविटी होती है, बायोमास प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन डी, ये इसमें निकाली जाती है। नवा देखते हैं। वन प्रमाणन कार्यक्रम को स्थायी वन प्रबंधन के लिए सबसे अच्छा साधन माना जाता है। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है?
वन प्रमाणन एक वैश्विक आंदोलन है, मैंने आपको बता दिया। आपका फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल एक इसमें संस्था है, पीईएफसी इसमें संस्था है, भारत की तरफ से एनसीसीएफ इसमें संस्था है, तो ये ग्लोबल मूवमेंट है, बिल्कुल ठीक है। वन प्रमाणन 1990 के दशक में रियो अर्थ समिट के बाद प्रारंभ किया गया, बिल्कुल ठीक है। देखिए एक जो फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल है वो 1993 में स्थापित हुई, पीईएफसी 1999 में स्थापित हुई, भारत की ये जो एनसीसीएफ है ये 2015 में आई। तो ये बेसिकली देखिए हो क्या रहा था, 1980 और 90 के दशक में जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है उनका अतिदोहन हो रहा था या वनों की कटाई बहुत तेजी से हो रही थी, तो उसी को बेसिकली रोकने के लिए एक तरह से ये ग्लोबल आंदोलन या वैश्विक आंदोलन चलाया गया। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक होंगे। अभी देखिए कल मैंने एक क्वेश्चन डाला था, एक संस्था है यूटिलिटी बिडर, ठीक है, यूटिलिटी बिडर की अभी हाल ही में एक निर्वनीकरण या डिफॉरेस्टेशन पर रिपोर्ट आई है, उसमें उसने कहा है कि भारत दुनिया में दूसरी ऐसी कंट्री है, ठीक है, इंडिया की रैंक दूसरी है जिसने 2015 से 2020 तक सबसे ज्यादा निर्वनीकरण झेला है। पहली रैंक है ब्राजील की, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम में से काफी क्विज मेरे अच्छे हैं, वो अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। कार्बन क्रेडिट क्या है, तो बेसिकली ये आपको पता है, जो कोई कंट्री अगर 1000 किलोग्राम या 1 टन किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में उत्सर्जन में कमी करती है तो उसको एक कार्बन क्रेडिट दिया जाता है। तो बेसिकली ये थोड़ा सा डिफरेंस भी, इसकी एक डेफिनेशन ये भी है कि यह नियत कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में उत्सर्जित कार्बन के बीच का अंतर है, एक डेफिनेशन इसकी ये भी मानी जाती है। वैसे सबसे ज्यादा इसका अच्छा डेफिनेशन यही है कि अगर कोई कंट्री 1000 किलोग्राम या 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी करती है तो उसको एक कार्बन क्रेडिट दिया जाता है। इसको देखिए वैसे तो क्योटो प्रोटोकॉल में इसका जो नाम है वो है CERU, यानी सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन यूनिट, ठीक है, यानी आपने एमिशन को एक तरह से रिडक्शन किया यानी उत्सर्जन में कमी की तो आपको सर्टिफिकेट दिया गया, ठीक है। तो इसका जो वहां पर नाम है वो CERU इसको बोला जाता है। इकोटोन का क्या अर्थ है, हम 2 से 3 बार ये कर चुके हैं, जहां पर दो पारिस्थितिकी तंत्र मिलते हैं उसके जो बीच का कॉमन एरिया होता है उसको इकोटोन बोला जाता है। तो इकोटोन वह है जहां दो बायोम आपस में मिलते हैं, ऑप्शन ए। 12वां देखते हैं, किस प्रकार के वनों में प्रमुख रूप से लाइकेन और काई होते हैं, तो ये मैं आपको बता चुका हूं, लाइकेन, मॉस, ठीक है, और ये जितने भी बहुत चट्टानों पर उगने वाले पौधे आपको मिलेंगे वो मिलेंगे बहुत ठंडे इलाकों में, तो ये टुंड्रा के जो जंगल होते हैं, ठीक है, वहां पर आपको इस तरीके की वनस्पति देखने के लिए मिलेगी। पारिस्थितिकी संक्रमण की संकल्पना का पहली बार उपयोग किसके द्वारा किया गया था, ये भी 2 से 3 बार आप कर चुके हैं, तो बेनेट के द्वारा ये संकल्पना का प्रयोग किया गया था। पोषक चक्र और ऊर्जा प्रवाह के माध्यम से एक साथ जुड़े हुए जैविक और अजैविक घटकों के समुदाय को किस रूप में जाना जाता है, तो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट बेसिकली आपके इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं, ऑप्शन ए। 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द न केवल एक जीव के द्वारा लिए गए भौतिक स्थान का वर्णन करता है, जो उसने इकोसिस्टम में आपका फिजिकल प्लेस लिया है उसका बात करता है, बल्कि जीवों के समुदाय में इसकी कार्यात्मक भूमिका भी है, यानी जो उसकी फंक्शनल वो एक फंक्शनल रोल भी प्ले कर रहा है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होता है इकोलॉजिकल नीश या पारिस्थितिकी कर्मिता, ऑप्शन डी। 16वां, बारिश से लथपथ मेघालय के जंगल, गहरे समुद्र में खाइयां, मूसलाधार धाराएं और उबलते उष्ण बसंत किसके उदाहरण हैं, तो देखिए ये मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसका आंसर भी इन्होंने बड़ा अजीब सा दे रखा है कि उष्ण बसंत निवास स्थान के उदाहरण है। तो अब इसमें देखिए आंसर इन्होंने सी का माना है, लेकिन मैं तो इस प्रश्न को मुझे समझ में नहीं आया प्रश्न किस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो आपको अगर समझ में आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मुझे थोड़ा सा प्रश्न ये अलग सा लगा। खनन क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संतुलन प्राप्त किया जा सकता है किस तरीके से, कृषि का आरंभ करके, एक वनस्पति आवरण का विकास कर कर, अधिक चराई को रोककर, मिट्टी के कटाव को रोककर। तो खनन क्षेत्रों में बेसिकली आप अगर एक एनवेलप बनाते हैं, एक आसपास आवरण बनाते हैं वनस्पति का, तो उससे फिर भी आपको काफी राहत मिल सकती है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में अति संचयक की सीमाएं हैं, तो अति संचयक की सीमाएं इसमें क्या है, वे नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं और पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। फाइटो रेमेडिएशन की धीमी और समय लेने वाली प्रक्रिया, तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अस्वीकार करना, कम करना, पुनः उपयोग करना या पुनर्चक्रण आपने सुना होगा, जो बेसिकली रिसाइकलिंग आपकी होती है, जिसमें 4R की कॉन्सेप्ट दिया जाता है, जिसमें रिड्यूस करना, ठीक है, रिजेक्ट करना या अस्वीकार करना, ठीक है, या रीयूज करना, इस तरीके का काम, या फिर रिसाइकल करना, ठीक है। ये 4R बेसिकली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के टेक्निक्स भी अपनाई जाती हैं। तो एक तरह से अगर इसमें हम देखें सबसे अच्छा जो इसका उत्तर होगा वो होगा पर्यावरण सुरक्षा, ऑप्शन डी। आगे
20वां, किस आयोग की सिफारिश पर रेगिस्तान विकास शुरू किया गया था? तो किस आयोग की सिफारिश पर? तो राष्ट्रीय कृषि आयोग बेसिकली बना था 1975 में। इसकी सिफारिश पर रेगिस्तान विकास शुरू किया गया था। इसने ही देखिए 1900 सबसे पहले अपनी रिपोर्ट में सोशल फॉरेस्ट्री, ठीक है, सोशल फॉरेस्ट्री या सामाजिक वानिकी का शब्द का उपयोग किया था 1976 में। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय हाथी आबादी का अनुमान लगाया गया था। जनगणना के अनुसार किस राज्य में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है? तो हर 5 साल में हाथियों की गणना होती है। 2017 में लास्ट गणना हुई है, उसमें बताया गया है कि लगभग कर्नाटक में हमारे सबसे ज्यादा हाथी है। ऑप्शन बी। आगे देखते हैं 22वां, वन्य जीवन के विलुप्त होने के लिए अग्रणी मानव गतिविधि सबसे महत्वपूर्ण है। तो वन्य जीवन के लिए देखिए मैं आपको बता चुका हूं, जहां भी आपको दिखे हैबिटेट लॉस, ठीक है, या आवास स्थान का विनाश, आंखें बंद कर आप वही आंसर लगाइएगा। वो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है मानव वन्यजीव संघर्ष का या वन्य जीवों के लुप्त होने का, हैबिटेट लॉस। तो प्राकृतिक आवासों का परिवर्तन और विनाश, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन इसको बोला जाता है। इसको जरूर याद रखिएगा, ये यूपीपीसीएस में भी 2 से 3 बार प्रश्न आया है, इसलिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव से होने वाली फसल क्षति को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? आप देखिए यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा कि देखिए, क्योंकि घातक हथियार मैंने आपको बताया था, एक ये पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है, तो हमें वो चुनना होता है जिसमें जानवरों को भी और मनुष्य को सबसे कम नुकसान हो। अब देखिए इसमें आंसर जो उन्होंने दिया है वो दिया बिजली के तार की बाढ़, लेकिन देखिए बिजली के तार की बाढ़ से बहुत ज्यादा हाथियों की मौत होती है और सरकार भी इसको ज्यादा पसंद नहीं करती। भले ही फसल इससे बच जाती हो, लेकिन सरकार इसको पसंद नहीं करती। उसने प्रोजेक्ट रीहैब चलाया है, जिसमें जो हाथी वगैरह होते हैं, क्योंकि देखिए ये मधुमक्खियों को पसंद नहीं करते, तो इसमें मधुमक्खियों के बॉक्स लगाए जाते हैं खेत के चारों तरफ। ये मैंने अपने जो पीडीएफ दिए हैं आपको वन दरोगा से स्टडी मटेरियल, उसमें मैंने पूरा बताया है मानव वन्यजीव संघर्ष वाले चैप्टर में। इसको बोलते हैं रिड्यूस ह्यूमन एनिमल बेसिकली कंफ्लिक्ट, आप एक तरह से, ठीक है। तो इसमें बात की गई है कि हाँ, आप अपने खेत के चारों तरफ जो मधुमक्खियां होती हैं उसके बॉक्स लगा दीजिए। उससे आपको 2 फायदे होते हैं, एक तो हाथी आपके खेतों के आसपास नहीं आते, दूसरा जो आपको शहद वगैरह मिलता है उसका उपयोग भी आप कर सकते हो या उसको मार्केट में बेच सकते हो, तो इसका डबल बेनिफिट होता है। अब यहाँ पर देखिए रासायनिक विस्फोटक ये भी नहीं होना चाहिए, घातक हथियार भी नहीं होना चाहिए, फसल चक्र परिवर्तन इसका भी कोई ज्यादा रोल नहीं है, क्योंकि देखिए मेन जो होता है, अगर आप खेत के चारों तरफ कुछ ऐसी फसलें लगा देते हो जिसको जानवर पसंद नहीं करते, तो फिर भी रुक सकता है, लेकिन फसल चक्र में परिवर्तन कोई सीधा संबंध नहीं है। तो इन्होंने इसका बिजली के तार की बाढ़ दिया है, तो इसको यहाँ पर मानना जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता। देखिए ये भी ऑप्शन ठीक है। एक जो पिछले सेट में हमने क्वेश्चन किया था उसमें इन्होंने कहा था कि देखभाल करने के लिए आसपास आप कुत्ते रख सकते हो, क्योंकि देखिए कुत्ते जानवरों को नुकसान तो नहीं पहुंचाते, वो सिर्फ भौंकते हैं और उससे जानवर आपके आसपास नहीं आते। तो वो ऑप्शन फिर भी ठीक था, लेकिन बिजली के तार की बाढ़ वाला ऑप्शन मुझे ज्यादा ये सही नहीं लगा, क्योंकि सरकार इसको बिल्कुल पसंद नहीं करती। और इवन अभी मैं आपको बताऊं, देखिए क्या हुआ था, एक हाथी अभी आई थिंक कर्नाटक या केरल में, ठीक है, कर्नाटक के आई थिंक बांदीपुर टाइगर रिजर्व की ये घटना है अभी हाल ही में पिछले कुछ दिनों में। वहां पर क्या हुआ था, एक हाथी बिजली के तार की बाढ़ में फंस गया था और वहां पर जो वन रक्षक हैं उन्होंने उसको बचाया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसकी तारीफ की थी। तो आप ये खुद सोचिए कि बिजली के तार की बाढ़ को सरकार भी पसंद नहीं करती, तो ये आंसर इसमें ठीक मुझे नहीं लगता होना चाहिए। वन उपज की जुड़ी चुनौतियां क्या है? अपर्याप्त निगरानी बिल्कुल ठीक है, बाजारों तक पहुंच का अभाव बिल्कुल ठीक है, अस्थिर कटाई ये भी ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ट्राइफेड वगैरह आपने देखा होगा, हमने पढ़ा था जब हमने फॉरेस्ट प्रोड्यूस पढ़े थे, उसमें ये सब संस्थाएं काम करती हैं। ट्राइफेड हो गया, नाफेड हो गया, ये सभी संस्थाएं इसके ऊपर काम करती हैं मार्केटिंग के लिए या कृषि विपणन के लिए। 25वां, अधिक टिकाऊ भूमि उपयोग प्रणाली बनाने के लिए कृषि और वानिकी प्रौद्योगिकी के संयोजन का अभ्यास कहलाता है। इसको क्या बोला जाता है? मैंने आपको बताया था, नाम से ही आप समझ लीजिए, एग्रो मतलब एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री मतलब वानिकी, तो एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब आपका कृषि वानिकी हो जाता है, ऑप्शन बी। इको सेंसिटिव जोन की स्थापना का मुख्य लक्ष्य क्या है? बेसिकली आपको पता है ये शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है, जो आपके मुख्य संरक्षित क्षेत्र होते हैं या प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं उसके चारों तरफ ये शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करते हैं। तो अगर देखा जाए एक क्षेत्र की पारिस्थितिकी रक्षा और संरक्षण के लिए, तो प्रोटेक्टेड एरियाज के चारों तरफ बफर एरियाज के रूप में काम करते हैं। 27वां, निम्न में से कौन सा भारत में पक्षी अभ्यारण्य नहीं है? तो अभी कौन सा आपकी बर्ड सेंचुरी नहीं है? तो केवलादेव राजस्थान में है, सुल्तानपुर मैंने आपको कल पढ़ा दिया था, यहाँ पर अभी G20 के एक डेलीगेशन ने भी इसको विजिट किया था और ये आपके हरियाणा में है। चिल्का झील ये आपकी उड़ीसा में है, बहुत फेमस है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कोई बर्ड सेंचुरी नहीं है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है।
वनों का मुख्य कार्य क्या है? वन्य जीवों के लिए आवास प्रदान करना, कागज के उत्पादन के लिए, बिल्कुल ठीक, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, जो वनों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को आपस में बांधे रखती हैं, तो इसमें होगा ऑप्शन डी। वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है? आने वाली पीढ़ियों के लिए वनों और वन्य जीवों की रक्षा और संरक्षण, वनों की कटाई को बढ़ावा देना, देखिए ये तो गलत होगा। वन्य जीवों के शिकार को प्रतिबंधित करना, देखिए प्रतिबंधित भी नहीं होता, मैं आपको बता चुका हूं। अगर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को ऐसा लगता है कि कोई जानवर में ऐसी कोई बीमारी आ गई है जो और जानवरों में फैल सकती है, या वो बहुत ज्यादा नुकसान फसलों को पहुंचा रहा है, तो वो एक लिमिटेड स्केल पर उनको एक तरह से उनकी शिकार करने की अनुमति दे सकता है, तो बिल्कुल प्रतिबंधित भी नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन सबसे अच्छा होगा इसमें एक, मैंने आपको बताया था इंटर जनरेशनल, ठीक है, इक्वालिटी। तो इसमें जो आपकी आंतरिक, हम कह सकते हैं कि दो जनरेशन के बीच में, दो पीढ़ियों के बीच में जो साम्यता है उस पर ज्यादा फोकस ये करता है, तो ऑप्शन ए इसमें सबसे अच्छा होगा। खाद्य श्रृंखला के निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इसमें से सबसे अधिक जनसंख्या की अगर हम बात करें तो किसकी है? तो जो आपके बेसिकली डीकंपोजर्स होते हैं, ठीक है, डीकंपोजर अपघटक, उनकी संख्या किसी भी फूड चेन में सबसे ज्यादा होती है, ऑप्शन बी। पक्षी अभयारण्यों में आमतौर पर किस प्रकार की गतिविधियों की अनुमति होती है, या बर्ड सेंचुरीज में किस प्रकार की अनुमति आपको दी जाएगी? तो बेसिकली अनुसंधान और रिसर्च, ठीक है, अनुसंधान सॉरी रिसर्च और एजुकेशन, बेसिकली अनुसंधान और शिक्षा। संरक्षित क्षेत्रों के में यानी प्रोटेक्टेड एरियाज में क्षेत्र को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य क्या है? भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6 से 7%, ऑप्शन सी। 33वां देखते हैं। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते का मुख्य लक्ष्य क्या है? मैंने आपको बता दिया था, 2012 से 2020 तक आपका क्योटो प्रोटोकॉल का द्वितीय चरण चल रहा था। 2020 से क्योटो प्रोटोकॉल को पेरिस क्लाइमेट समझौते ने रिप्लेस कर दिया। तो जब क्योटो प्रोटोकॉल जीएचजी वगैरह के एमिशन पर या ग्रीन हाउस गैस के एमिशन पर ज्यादा ध्यान देता था, तो इसमें यही उत्तर होगा, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना, ऑप्शन सी। वर्षा अनुसंधान वर्षा वन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो आपका रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके असम के जोरहाट में स्थित है, ठीक है, असम के जोरहाट में। आमतौर पर वन बस्तियों के लिए किस प्रकार के जंगलों को निर्दिष्ट किया जाता है? तो वन, अगर हम बात करें तो वन बस्तियों के लिए, तो वन बस्तियों के लिए अगर आप इस प्रश्न के ऑप्शंस देखेंगे, प्राकृतिक वन, वृक्षारोपण वन, अप्राकृतिक वन, तो अगर 35वें का सबसे अच्छा है आपका प्राकृतिक वन और वृक्षारोपण वन, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी। राजस्व अभिलेखों में वन भूमि के नामांतरण का उद्देश्य क्या है? स्वामित्व या शीर्षक में परिवर्तन लाने के लिए, भूमि उपयोग में परिवर्तन दर्शाने के लिए, भूमि पर कब्जा दर्शाने के लिए, या उपयुक्त सभी। अगर 36वें की बात करें तो स्वामित्व या आपका जो टाइटल होता है उसको परिवर्तन को दर्शाने के लिए, ऑप्शन ए। अगर बात करें 37वां, कौन वन संसाधनों का दीर्घकालिक उपलब्धता सुनिश्चित करता है? लॉन्ग टर्म किससे आपका होगा? तो वन उपज का सतत प्रबंधन, ऑप्शन डी। 37वें का क्या होगा? ऑप्शन डी। 38वें की बात करें, वन उपज का सतत या वन उपज के सतत प्रबंधन या सस्टेनेबल मैनेजमेंट का क्या महत्व है? वनों की कटाई करना, वन्य जीवों को की असुरक्षा को बढ़ावा देना, ये भी नहीं, यह स्थानीय आजीविका का समर्थन करता है, ठीक है, ये आपका लोकल लाइवलीहुड उसका समर्थन करता है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। 39वां, ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो सभी को पता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी। गैर वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के परिवर्तन को विनियमित करना किस अधिनियम का उद्देश्य है? तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का जो बेसिक फीचर है या बेसिक प्रिंसिपल है, मूलभूत सिद्धांत, वो यही है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। वन आपदाओं को रोकने और कम करने से जुड़ी कुछ चुनौतियों में है, तो क्या क्या है? वन प्रबंधन में धन की कमी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये रिसोर्स इंटेंसिव एक्टिविटी है। अपर्याप्त सुरक्षा गार्ड, तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अभी जब हम फॉरेस्ट डिजास्टर का मैं एक टॉपिक ला रहा हूं उसमें हम सब डिस्कस करेंगे। 42वां, राजस्व अभिलेखों में वन भूमि के नामांतरण के लिए किस प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता होती है? तो इसमें अगर हम देखें, भूमि स्वामित्व, वन विभाग का अनापत्ति या एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ऋण भार का प्रमाण पत्र, या आपने जो क्रेडिट वगैरह ले रखा है कुछ उसका प्रमाण पत्र, बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल ठीक होगा। 43वां, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वनों से प्राप्त उत्पाद नहीं है? शहद मिलता है, रबड़, देखिए कोयला तो बिल्कुल नहीं है, कोयला इसमें सही ऑप्शन होगा, ये हमें वन से सीधे सीधे नहीं मिलता। वनों से प्राप्त उपज है कौन सी? आपकी कागज,
ठीक है। अगर हम देखें जो पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री होती है, ठीक है, वो दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी फॉरेस्ट्री बेस्ड, ठीक है, यानी जो वनों से आपको लकड़ी मिलती है जिससे सेल्यूलोज वगैरह निकलता है फिर आपका पेपर बनता है। एक होती है रिसाइकिल बेस्ड, जो किसी खराब पेपर को लाते हैं, जो जैसे कंपनी का कोई वेस्ट है उसको लेके आते हैं और उससे दोबारा उसको रिसाइकिल कर पेपर बनाते हैं। तो दो तरह की इंडस्ट्री पेपर आपकी होती है। तो फॉरेस्ट्री वाली इंडस्ट्री को सीधे सीधे जंगलों से रॉ मटेरियल प्राप्त होता है, वहां से वो सेल्यूलोज वगैरह निकालते हैं, उससे फिर पेपर बनता है। मानव वन्य जीवन संघर्ष के प्रमुख कारणों में से एक है जलवायु परिवर्तन, वन उपज तक पहुंच, वनावरण या उपरोक्त सभी। तो इसमें जो सबसे अच्छा ऑप्शन है देखिए वो जलवायु परिवर्तन है, ठीक है, ऑप्शन ए। मानव वन्यजीव संघर्ष का कौन सा कारण नहीं है? अत्यधिक मानव जनसंख्या, जानवरों के निवास का विनाश, निर्वनीकरण, बी और सी दोनों। तो देखिए इसमें बी और सी दोनों सबसे अच्छे इसके ऑप्शन होंगे, 46 का होगा डी। इको सेंसिटिव जोन में कौन सी गतिविधियां विनियमित होती हैं? तो ये देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, वहां पर कृषि गतिविधियों को भी रेगुलेट करते हैं, आवासीय गतिविधियों को भी, अगर आप होटल्स वगैरह वहां पर बना रहे होते हो उसको भी रेगुलेट किया जाता है, और औद्योगिक गतिविधियां तो वहां पर होती हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें वहां पर सभी गतिविधियां रेगुलेटेड होती है, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन वैसे इसमें औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियां ही माना जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से काफी ज्यादा वहां नुकसान होता है। तो बी इसका ठीक उत्तर होगा। वनीकरण के क्या लाभ है या अफॉरेस्टेशन के लाभ क्या है? मृदा का संरक्षण, ठीक है, कार्बन पृथक्करण या कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ये भी ठीक है, वन्य जीवों के आवास में वृद्धि, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। 49वां, निम्न में से कौन सा एक अभ्यारण्य है और उसके मुख्य संरक्षित प्राणी का मेल खाता युग्म है? काजीरंगा, कस्तूरी मृग बिल्कुल गलत, काजीरंगा में क्या मिलेंगे आपको? एक सींग वाले गैंडे। गिर सिंह ये बिल्कुल ठीक है। सुंदरबन राइनो ये भी गलत है। तो राइनो मैंने बता दिया, राइनो आपको यहाँ पर मिलेगा सुंदरबन में, रॉयल बंगाल टाइगर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बी इसका सबसे अच्छा उत्तर है 49 का। आगे देखते हैं। 50, 50वां, निम्नलिखित में से किसे डेट्रीटिवोर कहा जाता है? तो बेसिकली डेट्रीवोर बोलते हैं जो सड़े हुए पदार्थों पर खाते हैं और उसको डिग्रेड करते हैं, उसको एक तरह से अपघटन उसका करते हैं। तो सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों का भोजन करने वाला एक जानवर, यानी 50वें का क्या होगा आपका? ऑप्शन ए। वन वाष्पोत्सर्जन द्वारा वातावरण में बढ़ाता है, तो क्या बढ़ाता है? आपकी आर्द्रता, ठीक है, इवेपोरेशन जब होता है तो इसकी वजह से वातावरण में आर्द्रता आपकी बढ़ती है, ऑप्शन बी। वनीकरण और कृषि वानिकी के बीच प्रमुख अंतर क्या है? यानी अफॉरेस्टेशन और आपका एग्रो फॉरेस्ट्री के बीच में ये अंतर पूछ रहा है कि दोनों में ही पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो अफॉरेस्टेशन होता है वो ज्यादातर आपका जो डिग्रेडेड लैंड्स होते हैं, ठीक है, जो खराब लैंड होते हैं उस पर किया जाता है। लेकिन एग्रो फॉरेस्ट्री में देखिए क्या होगा, किसी भी किसान का अगर खेत है, मान लीजिए कहीं बहुत अच्छी, हमारा उत्तर प्रदेश में भी अगर हम देखें, यहाँ पर जो भूमि है बहुत उपजाऊ है, तो उसके चारों तरफ मेड़ों पर भी आप पेड़ लगाते हो। तो इसमें जो सबसे बड़ा अंतर है वो यही है, जो वनीकरण किया जाता है वो निम्नीकृत भूमि पर करा जाता है या डिग्रेडेड लैंड पर किया जाता है, और जो कृषि वानिकी है वो किसी भी तरह की भूमि पर या ज्यादातर अपने खेत के चारों ओर की जाती है। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। नरनाला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में उपस्थित है? तो ये भी देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है। नरनाला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपकी महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन ए। संरक्षित वन कहलाते हैं एक वन क्षेत्र जहां मानव गतिविधियां हो ही ना सके, एक वन क्षेत्र जहां सीमित प्रतिबंधों के साथ गतिविधि हो सके, एक वन क्षेत्र वहां जहां मानव गति आसानी से हो सके। तो आसानी से तो नहीं, पहला भी गलत, दूसरा वाला बिल्कुल ठीक है, थोड़ी सी आपको यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन होती है, उसके साथ आपको यहाँ मानव गतिविधियों की अनुमति दी जाती है। तो 54वें का बी सबसे अच्छा उत्तर है। निधि संपत्ति में प्रवेश का अधिकार मिला होता है, तो निधि संपत्ति में अगर प्रवेश का अधिकार की बात करें तो 55वें का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, वनवासियों को। भारत की पहली राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना कब प्रारंभ हुई थी? देखिए अब इसमें सारे ही उत्तर बिल्कुल गलत हैं, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस बुक में देखिए कुछ काफी चीजें ऑप्शंस वगैरह काफी कुछ मिस प्रिंटिंग भी है। तो अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है तो प्लीज, या आपको कुछ समझ में आता है कि कोई क्वेश्चन गलत है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहली वन्यजीव कार्य योजना 1983 से 2001 तक आई, दूसरी 2002 से 2017 तक आई, और तीसरी अभी जो हमारी चल रही है वो 2017 से 2031 तक चल रही है, ठीक है। तो इसमें देखिए कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, 1983 आपका बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। पक्षी अभ्यारण्य का उद्देश्य क्या है? प्रवासी पक्षियों के लिए आवास उपलब्ध कराना,
पक्षियों की लुप्तप्राय प्रजातियों को संरक्षित करना, तो ऑप्शन सी। भारत की राष्ट्रीय वन नीति की सिफारिश नहीं है, तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में वनीकरण और पुनर्वनरोपण, वन क्षेत्रों में कृषि विस्तार, प्राकृतिक वनों का संरक्षण, तो इसमें से क्या उसमें सिफारिश नहीं है, बात कर रहा नहीं की प्रश्न आप ध्यान से पढ़िएगा। तो इसमें बेसिकली कृषि का विस्तार फॉरेस्ट क्षेत्र में, ठीक है, मैंने आपको जब पढ़ाया था तो आपने अगर देखा हो जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन का मैंने चैप्टर पढ़ाया था उसमें लिखा था कि कृषि को वहां पर अलाउ नहीं किया जाएगा बिना परमिट की, ठीक है, विदाउट परमिट के वहां पर आपको इसको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो कृषि क्षेत्रों के विस्तार को वहां पर एक तरह से रेस्ट्रिक्ट किया गया, तो ये इसमें सिफारिश इसमें नहीं है। द्वितीयक उत्पादक है या सेकेंडरी आपके जो प्रोड्यूसर है वो किसको माना जाता है, तो सेकेंडरी प्रोड्यूसर आपका उत्पादक मांसाहारी शाकाहारी, इसमें से देखिए कोई भी नहीं है सेकेंडरी प्रोड्यूसर। ये उत्पादक जो होते हैं ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, बाकी मांसाहारी और शाकाहारी ये तो आपके कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, तो कोई भी इसमें से नहीं होगा। प्राथमिक उत्पादक है, तो प्राथमिक उत्पादक देख लीजिए गाय, मांसाहारी और शेर, देखिए सारे ही ये कंज्यूमर्स हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कोई भी इसमें से उत्पादक नहीं है, तो इसमें भी क्या होगा, ऑप्शन डी। 61वां, वृक्षारोपण एक प्रकार की कैसी खेती है, व्यापक खेती, व्यावसायिक खेती, गहन खेती या मिश्रित खेती। 61वें की अगर बात करें तो वृक्षारोपण जो है बेसिकली एक प्रकार की आपकी व्यावसायिक खेती है, कमर्शियल एक्टिविटी है। निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षण कार्य नीतियों में प्रत्यक्ष रूप से सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं होती, इसमें से कौन सी एक्टिविटी में आपका संयुक्त वन प्रबंधन या जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन या वन्य जीव अभ्यारण्यों में सीमांकन। तो देखिए इसमें सामुदायिक एक्टिविटी जो है वो आपकी प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होती, ऑप्शन डी। 63वां देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम वन आवरण कितना है, 33%, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से रबड़ के प्रसार का व्यावसायिक तरीका क्या है, तो रबड़ के प्रसार की अगर बात करें तो आपको पता है केरल में रबड़ का उत्पादन काफी ज्यादा होता है। तो अगर सबसे अच्छा देखें तो जो फीकट बंडिंग होती है, ठीक है, फीकट बंडिंग ये इसके एक तरह से इसको एक्सपेंड करने का सबसे अच्छा तरीका है, फीकट बंडिंग। वन प्रमाणन कार्यक्रम के मुख्य घटक क्या है, हिरासत ट्रैकिंग की श्रृंखला, वन प्रबंधन योजना। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, चेन ऑफ कस्टडी जो मैं आपको बता चुका था, और FMU यानी फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम आपका जो भी होता है। तो इसमें 65 में का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इसमें दोनों सही है, चेन ऑफ कस्टडी और फॉरेस्ट मैनेजमेंट। वनों के विकास का प्राथमिक स्तर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वनों के विकास के अगर प्राथमिक स्तर की बात करें तो वनों का सृजन, ठीक है, ऑप्शन सी। वन आपदा से संबंधित है, एक मानव जनित घटना जो सभी विनाश को जन्म देती है, एक प्राकृतिक घटना जो पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान करती है। तो इसमें से देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन सी, क्योंकि देखिए ये नेचुरल डिजास्टर भी हो सकती है और मैनमेड भी हो सकती है, तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक होगा। राजस्व अभिलेखों में वन भूमि के नामांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कौन उत्तरदायी है, तो जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है वो कौन होता है, अगर 68 में की बात करें, भूमि का वर्तमान मालिक, ऑप्शन डी। वन श्रमिकों के लिए वन बस्तियों के क्या लाभ हैं, रहने की स्थिति में सुधार, स्वास्थ्य सेवा तक बेहतर पहुंच, नौकरी की सुरक्षा में वृद्धि, तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल ठीक है। 70वां देखते हैं, पहले के वन क्षेत्र में पेड़ लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जहां पर ऑलरेडी ही आपके पेड़ लगे हुए हैं उस क्षेत्र में अगर आप दोबारा प्लांटेशन करोगे तो उसको वनीकरण या अफॉरेस्टेशन बोला जाएगा। एक वन क्षेत्र वन्य जीवन और जैव विविधता के संरक्षण के लिए अलग रखा गया क्षेत्र कहलाता है, तो इसका जो सबसे अच्छा उत्तर होगा 71वें का वो होगा आरक्षित वन या रिजर्व्ड फॉरेस्ट। वनों के संरक्षण के प्रमुख लाभों में से एक क्या है, जलवायु विनियमन, ठीक है, माफ कीजिएगा, जलवायु विनियमन, जल शोधन, मृदा संरक्षण। तो इसमें से क्या आपका ठीक है, ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल ठीक होगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन जल संभरों के लिए महत्वपूर्ण है, सदाबहार वन, पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन या उष्णकटिबंधीय वन। तो ऊपर जो आपका उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन है वो उसके लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। 74वां, पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण क्यों आवश्यक है, तो 74वें की अगर बात करें तो मृदा संरक्षण के लिए ठीक है, भारत के जीडीपी में योगदान के लिए ये भी ठीक है, वन्य जीवों के आवास के लिए, तो ऑप्शन डी इसमें सबसे अच्छा होगा। निम्नलिखित में से किसे वागड़ का चीकू के नाम से जाना जाता है, तो वागड़ का चीकू अगर बात करें इसमें से किसको जाएगा, तो बेसिकली जो तेंदू का पत्ता है
ठीक है, जो बीड़ी बनाने में यूज किया जाता है उसको बोलते हैं वागड़ का चीकू। निम्नलिखित में से किसे वन की ज्वाला के रूप में जाना जाता है, तो मैंने आपको ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल चुका हूँ। इसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट बोलते हैं, इसको जो हमारा उत्तर प्रदेश का बेसिकली पलाश का ट्री है। ठीक है, ये इसका आंसर है पलाश, या इसको आप दूसरी भाषा में टेसू भी बोलते हो, तो पलाश यहाँ पर दिया हुआ है पलाश। वन उपज किसे माना जाता है, जंगली फल, चंदन, औषधीय पौधे या मेडिसिनल प्लांट। तो अगर हम बात करें 77 में की, तो सभी को आपका वन उपज माना जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का मुख्य उद्देश्य क्या है, वन उत्पाद को विनियमित करना, वन्य जीव आबादी को बढ़ावा देना, वन्य जीवों और उनके आवासों का रक्षा तथा आपका संरक्षण। तो 78वें की बात करें, सबसे जो इसका उपयुक्त सभी नहीं, मेन जो इसका फोकस है वो आपके वन्य जीवों और उनके आवासों की रक्षा तथा संक्रमण है। वन उत्पाद वगैरह से इसका कोई लेना देना नहीं है। भारतीय वानिकी के पिता किसे कहा जाता है, तो एक तरह से फादर ऑफ इंडियन हम कह सकते हैं फॉरेस्ट्री किसको बोला जाएगा, तो इसमें से सबसे अच्छा उत्तर है वो है जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन सी। भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वनों के प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की क्या भूमिका है, निष्क्रिय दर्शक बने रहना बिल्कुल गलत, वनों की सुरक्षा और संरक्षण में शामिल होना ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है आपका, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं 81वां, वन बस्तियों का मुख्य उद्देश्य क्या है, वन भूमि का उचित प्रयोग करना, वन भूमि का दोहन करना, वन कर्मियों को आवास उपलब्ध कराना, वनवासियों को रहने का स्थान न देना। तो यानी वन भूमि का आपका उचित उपयोग करना 81वें का, सॉरी माफ कीजिएगा, वन बस्तियां, ऑप्शन सी। वन कर्मियों को आवास उपलब्ध कराना, माफ कीजिएगा, ऑप्शन सी। 81वें का ऑप्शन सी। 82वां देखते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वन्य जीवों की संरक्षित प्रजातियों को मारने पर क्या जुर्माना है। ठीक है, फॉरेस्ट जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसके तहत क्या क्या जुर्माना इसमें लगाया जाता है, तो इसमें आपको 7 वर्ष की कैद हो सकती है और जुर्माना हो सकता है, ऑप्शन बी। आरक्षित वनों का मुख्य उद्देश्य क्या है, इमारती लकड़ी उपलब्ध कराना, पर्यटन को बढ़ावा देना, कृषि जोत को बढ़ाना, वन्य जीवों की रक्षा करना। तो सबसे अच्छा उत्तर है इसमें आपका वन्य जीवों की रक्षा करना, ऑप्शन डी। कौन सा हाथी रिजर्व भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है, तो एक तरह से अगर इसमें देखा जाए सबसे अच्छा उत्तर आपका कौन सा है, नीलगिरी, ऑप्शन डी। दुनिया का सबसे खूंखार मकड़ी टोरेंटोला ये कहाँ पाई जाती है, तो टोरेंटोला की अगर बात करें ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है, ऑप्शन सी। मूंगफली में तेल की मात्रा कितनी होती है, तो अगर मूंगफली में तेल की मात्रा लगभग 45% के आसपास होती है। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है, ये भी अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा लघु दिवसीय पौधा नहीं है, या शॉर्ट टर्म जिसकी ग्रोथ होती है, तो गेहूं जो है बेसिकली एक लघु दिवसीय पौधा नहीं है। प्रकाश कालवाद शब्द किसने दिया था, तो बात करें प्रकाश कालवाद की शब्द है ये गार्नर और एलार्ड के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन सी। जलवायु का संरक्षण करने के लिए प्राथमिक लक्ष्य क्या है, जलवायु परिवर्तन को होने से रोकना, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना, तो अडेप्टेशन और मिटिगेशन। ठीक है, आपका ऑप्शन सी, सॉरी प्राथमिक लक्ष्य की बात कर रहा है एक तरह से, तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल ठीक होगा। सबसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त वन प्रमाणन कार्यक्रम क्या है, तो सबसे व्यापक रूप से जो मान्यता प्राप्त है वो है एफएससी। ये सबसे महंगा भी है, मैंने आपको बताया था, और सबसे प्रमाणिक भी है, फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, एफएससी। 91वां, भारतीय वन अधिनियम 1927 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो 1927 का मुख्य उद्देश्य वनों के विकास को बढ़ाना, वनोपज को विनियमित करना, वनों तथा वन्य जीवों की सुरक्षा करना, या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो सबसे अच्छा उत्तर है वो है ऑप्शन डी। 92वां देखते हैं, जलवायु परिवर्तन के कुछ प्रभाव क्या है, तो अगर जलवायु परिवर्तन के कुछ प्रभावों की बात करें, समुद्र स्तर का बढ़ना, वर्षा पैटर्न में परिवर्तन, अधिक गर्म मौसम होना, तो सारे ही इसके प्रभाव हैं। आरक्षित वन के प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार है, तो जो आपके रिजर्व्ड फॉरेस्ट होते हैं इसको कौन मैनेज करता है, ये जो स्टेट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, राज्य का वन विभाग, ऑप्शन सी इसके लिए जिम्मेदार है। वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य क्या है, बेसिकली पारंपरिक वनवासियों के अधिकारों को मान्यता। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें सबसे अच्छा उत्तर होगा 94 का, पारंपरिक वनवासियों के अधिकारों की मान्यता। इसमें ग्राम सभा वगैरह का काफी बड़ा रोल है। इसमें से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों के ह्रास का एक वैध कारण नहीं है, कृषि विस्तार, विकासात्मक परियोजनाएं, चराई और जलायु लकड़ी का संग्रह, या तेजी से औद्योगिकरण। तो इसमें एक तरह से इसका क्या ऑप्शन नहीं होगा, चराई और जलायु लकड़ी का संग्रह, तो ये बेसिकली वनस्पतियों और जीवों के ह्रास का एक कारण नहीं होता। 96, यदि हम आधे जंगल पृथ्वी के आच्छादन को खोल दें
तो सबसे पहले कौन सा संकट आएगा, तो इसमें सबसे पहले जो संकट आएगा, कुछ प्रजातियां हमारी विलुप्त हो जाएंगी या एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। लेयरिंग की कौन सी विधि को स्टूलिंग के रूप में जाना जाता है, तो लेयरिंग की जो कौन सी विधि है, ये जो माउंट लेयरिंग है, इसको स्टूलिंग के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रीय उद्यान जो एग्जाम्पल है वो है इन सीटू संरक्षण के। ठीक है, इन सीटू संरक्षण, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं 99वां, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में स्थित है। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है, तो धूपगढ़ की जो चोटी है ये आपके सतपुड़ा नेशनल पार्क में स्थित है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, सतपुड़ा नेशनल पार्क में। ठीक है, तो यही देखिए हमारे 100 प्रश्न थे और इसके साथ हमने ये बुक पूरी कंप्लीट कर ली है। आप लोगों ने इस बुक को काफी पसंद किया, आपका काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो प्लीज जिन्होंने अभी तक ये पूरी बुक नहीं देखी है तो सारे आप इसके पार्ट्स देख लीजिए, वो आपकी तैयारी में काफी हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं बुक में, तो प्लीज आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं भी उसको क्रॉस चेक कर लूंगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच।